हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, सब बढ़िया चल रहा है? चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही है? इसका मतलब है आप सभी लोग सही से पढ़ाई नहीं कर रहे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग सही से उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर रहे हैं, है ना? या फिर और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे मैं उसे सही से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी के 7 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आप सभी ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको सुंदर तरीके से टाइप करना है फ्यूचर गोल्स फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आप वो सारे वीडियो आराम से वहाँ पर देख सकते हैं। या फिर आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे वीडियोस, या इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे होता है बाय चार्ज, साथ में रेजिस्टेंस सीरीज़ और पैरेलल में कैसे हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद में उनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना आता है ये, और साथ में अगर दो या दो से ज़्यादा अगर हम कोई एनर्जीज़ को ऐड करें तो सीरीज़ और पैरेलल में उनका सीक्वेंस क्या होगा। इतनी चीज़ें आज हमें समझनी है वन बाय वन करके। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है। तो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से कोई एक चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकता है। अब कहेंगे सर एक्सटर्नल सोर्स की वजह से क्यों जाएगा? क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से फोर्स की वजह से वो चार्ज यहाँ से यहाँ स्लिप हो जाएगा या चला जाएगा, क्योंकि फोर्स किया गया है। अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सटर्नल वर्क डन होगा। अब एक्सटर्नल वर्क डन होगा मीन्स उसके पास में एनर्जी आएगी, वो एनर्जी लेकर के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा। जैसे आप सभी लोग यही करते हैं, आपको 10 रुपये मिले, आप चले गए मोमोज़ खाने, है ना? कहेंगे सर मैं तो 20 रुपये का मोमोज़ खाता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 30-30 रुपये के नूडल्स खा जाते हैं, है ना? तो ठीक है, उनका अपना मन है नूडल्स खाने का, नूडल्स खाएं, चाउमीन खाएं, मंचूरियन खाएं, फ्राइड राइस खाएं, जो मन है खाएं, पर जंक फूड खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई कैन नॉट सपोर्ट दिस। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चार्ज को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स से वर्क डन होगा, वर्क डन से एनर्जी मिलेगी। ओके, इतना क्लियर है? अब समझिए कि हमें इसमें कैसे अप्लाई करना है, मतलब अपने सर्किट में कैसे अप्लाई करें इसे। तो सबसे पहले आप एज्यूम करिए कि आपके पास में एक सर्किट है, उस सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट है और उस बैटरी के पास में पावर है, ठीक है, एनर्जी है कुछ। तो जैसे ही हम एक बैटरी से एक सर्किट बना लेते हैं फटाफट, है ना? ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा एक सर्किट है और ये हमने इसमें सेल लगा दिया है, ठीक है। इसको कुछ ऐसे भी समझ लीजिए, एक हमने यहाँ पर सेल ले लिया है, ठीक है, और इस सेल में हमने एक बल्ब लगा दिया है, बल्ब है ना, और यहाँ पर हमने लगा दिया है एक सेल, ठीक है ना। अब इस सेल के पास में एक पोटेंशियल है, इसके पास भी एक पोटेंशियल है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया। क्या इस बल्ब के पास में रेजिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है। ये फिगर तब आपको याद रखना है जब आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस के पास में, इस बल्ब के पास में एक रेजिस्टेंस भी है और इसके पास एक पावर भी, कंज्यूमिंग पावर भी है, जो रिप्रेजेंट करेगी कितनी पावर कंज्यूम करेगा। अभी हम लोग पावर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्यूब बैटरी है। बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर हमें पता होता है कि बैटरी के अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? चार्ज कहेंगे सर बैटरी के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर बैटरी के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं? दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं कि एक इलेक्ट्रोड के पास में पॉजिटिव चार्ज आयन का बहुत बड़ा खजाना होगा, एक आयन के पास में निगेटिव चार्ज आयन का बहुत बड़ा खजाना होगा। दोनों के बीच में इस प्रकार का डिफरेंशिएशन होगा या डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से वो आपस में कोलाइड नहीं कर सकते, उन्हें एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया, ये बैटरी है, इसके पास में चार्ज है पॉजिटिव, इसके पास निगेटिव। अगर हम इसे चाहते हैं कि इसके चार्ज को यूज़ कर ले जो हाई पोटेंशियल पर है, इसे हमें एक रास्ता देना पड़ेगा, इस रास्ते से यहाँ पे आएगा। अब इस रास्ते से आने का मतलब क्या हुआ? तो हमने मान लिया कि इसके पास में सर इस वाले पॉइंट से एक क्यू चार्ज निकला, इस वाले पॉइंट से क्यू चार्ज निकला 100 एनर्जी लेकर के इस वाले कंटेनर से। ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत अच्छा सा। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 1000 एप्पल्स हैं। एक कंटेनर से
100 एप्पल्स ले करके एक आदमी निकला और यहाँ पर एक शॉप है, उस शॉप को इसने 100 दे दिया, तो यहाँ पर इसके पास में कितने एप्पल बचेंगे? यहाँ पर इसके पास में एप्पल बचेंगे कितने? 900 बचेंगे, नहीं बचेंगे? बचेंगे ना। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करिए। एक बैटरी है, उस बैटरी से एक चार्ज पार्टिकल निकला कुछ एनर्जी लेकर के, और वो एनर्जी ला करके उसने यहाँ पर दे दिया बल्ब के पास में। बल्ब क्या हो गया? लाइट कर दी बल्ब ने, रेडिएशन आउट कर दी, फोटोन आउट कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। अब यहाँ पर आइए, इस वाले पार्टिकल से एक चार्ज एनर्जी लेकर निकला और रेजिस्टेंस में आया। रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस के अंदर कोलिजन्स होते हैं। कोलिजन्स की वजह से क्या होता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोलिजन्स की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और वही हीट एनर्जी यहाँ पर लाइटनिंग के फॉर्म में आएगी। जैसे कि आप लोगों ने हीटर को देखा होगा अपने घरों में, जो हीटर लगा रहता है उसमें क्या होता है? चार्ज आता है, 2 कनेक्शन वायर से जाता है, उसमें से एक कनेक्शन जाएगा, थोड़ी देर के बाद में हीटर का जो तार होता है, जो वायर होता है, वो कैसा होने लगता है? रेड होने लगता है, फिर डार्क रेड हो जाता है, फिर वाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लगातार एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और लगातार वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होते 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 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेडिएशन में या लाइट एनर्जी में। और जब हम इस फेनोमेना को बल्ब में अप्लाई करते हैं तो उसमें यही फेनोमेना होता है, बस हीट एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है और लगातार 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 इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि बल्ब बुम जल उठता है ना। इतना क्लियर है? जैसे जैसे ये एप्पल्स को लेकर के यहाँ जाता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर एनर्जी कम होती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पर एनर्जी कम होती जाएगी। ये एनर्जी बढ़ाता जाएगा, ये एनर्जी कम करता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके पास में 0 एनर्जी बचेगी और इसके पास से फुल एनर्जी होगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर यहाँ से ना ही करंट यहाँ फ्लो हो सकती है। आपको पता है कि नदी और झीलें और जो भी हमारे आसपास के तालाब या हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें पानी बहता है, वाटर, ठीक है, आप उनको बहुत ध्यान से देखिए तो जो पानी का लेवल है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। कभी आपने देखा कि पानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा? अपने मन से, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं किया हम लोगों ने। कहेंगे सर जाता तो है, टंकियों में जाता है पानी, तो पागल, टंकियों में पानी हम लोग कैसे भेजते हैं? समरसेबल से भेजते हैं या मोटर लगाते नहीं लगाते? तो समरसेबल जो होता है वो मोटर होता है, वो मोटर क्या करता है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और आपकी जो पानी का लेवल होता है उसको किसी एक स्थान से दूसरे प्लेस पे भेज देता है। ये तो होता है ना। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है, तो इसे अब हम कैसे डिफाइन करें? तो हमने कहा कि सर यहाँ से एक क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकल के इसमें से होता हुआ इधर आया, तो इसके पास में कितना पोटेंशियल लेकर के गया? ये वी पोटेंशियल लेकर के गया और इसमें से निकल गया, तो इसके पास में कितना पोटेंशियल आ गया? इतना पोटेंशियल आ गया। इसने पास में इतना पोटेंशियल आ गया या इतनी एनर्जी इसने इसको दे दी, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट है। अब या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पूरा घुमाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा उसे हम इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क W = V डेल्टा Q। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं V × Q। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग VB - VA = क्या होता है बताइए? WA × B / Q ये होता है। तो उसी से हमने इसको फॉर्मूले को ड्राइव किया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिया है। इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है A, यहाँ पर पॉइंट है B। इन दोनों पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा? तो ये हो जाएगा VB - VA = I × R। ये भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R है। अब यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा? कौन सा पोटेंशियल हाई है, कौन सा पोटेंशियल लो है, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि सर VB जो है पोटेंशियल हाई है, ये पोटेंशियल लो है, इसलिए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम ऐसे भी इसको एज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि इधर से ये चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये चार्ज जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को वो अपनी एनर्जी को दे देगा, जिसकी वजह से वो सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो आपस में कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो उसके अंदर प्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हीट एनर्जी में। क्लियर है इतना? ये आपका फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dW = VdQ। अब यहाँ पर अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें ओम्स लॉ, अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करें, ओम्स लॉ, देयरफॉर V = IR। अगर ये अप्लाई करेंगे तो ये dW कितना हो जाएगा? dW = हो जाएगा आपका कितना? IR dQ हो जाएगा। We know that I = dQ/dt।
I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई डी टी, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई डी टी, देयरफॉर आई स्क्वायर आर डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब यही वाला फॉर्म जो हमारे पास वर्क एनर्जी आया है, यही फॉर्म आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यही फॉर्म जो है आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस फॉर्म को भी आप याद रखिए, या फिर आप इस फॉर्म को याद रखिए, या फिर आप इस फॉर्म को याद रखिए, इस फॉर्म किसी को भी याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। याद कुछ भी नहीं करना है, सब आपको समझना है कि क्या हुआ। एक चार्ज पार्टिकल आपके पास था, क्यू चार्ज पार्टिकल आपके पास में था, ये सर्किट था, इस क्यू चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ पर एक स्विच दे दिया, स्विच की। अभी ये ओपन है, हमने इसको क्लोज कर, जैसे हम क्लोज करेंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली इससे होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा वापस। जब ये चार्ज पार्टिकल एक पोटेंशियल के साथ में ऊपर जाएगा तो ये अपने साथ में जो एनर्जी लेकर के जा रहा है वो इसको देगा और इससे ये एनर्जी लेकर के बल्ब क्या हो जाएगा, लाइटनिंग करेगा, है ना, चमकने लगेगा, शाइन करने लगेगा, ठीक है ना। ये एक्शन लगातार होता रहेगा। ये एक्शन कब तक होगा सर? तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाएंगे। ये तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा, इनका पोटेंशियल का लेवल सेम नहीं हो जाएगा। यही तो होता है ना फंक्शन में। तो ये हमारा इतना आपका वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क है ये। अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब आता है कि सर इस बल्ब की पावर क्या है, ठीक है, इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर दी है या इतने कितनी एनर्जी लॉस कर दी है, ठीक है ना, कितनी पावर है इसके पास में। तो इलेक्ट्रिकल पावर ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क, ये हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क है ये। अब आता है सर इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर तो इलेक्ट्रिकल पावर से आप क्या समझते हैं, सोचिए। पावर क्या होता है एक्चुअल में? पावर एक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। पावर शक्ति, ठीक है ना, स्ट्रेंथ सामर्थ्य। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है? पर यूनिट टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट जितना काम करता है, वर्क करता है, उसे हम उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं या पावर कहते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है? सपोज करिए आप एक फ़ैन लेकर के आते हैं, गर्मियाँ चल रही हैं, एक फ़ैन लेकर के आते हैं, ठीक है ना, एक फ़ैन लेकर के आते हैं, एक फ़ैन लेकर के आप आते हैं 1 और एक और फ़ैन लेकर के आएंगे 2 फ़ैन आप लाते हैं। ये वाला फ़ैन आपकी 100, हाँ इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, फिर उसको मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। 100 रुपीज़ में, है ना, 10 दिन बेहतरीन चलता है, फुल डे, ठीक है। और ये 200 रुपये में 10 डेज़, है ना, 100 रुपीज़ में 10 डेज़, ये 200 रुपीज़ लेता है 10 डेज़ में। कौन बेस्ट है बताइए, बताइए कौन बेस्ट है? कहेंगे सर जिसके पैसा कम खर्चा हो और बेस्ट चले वही बेस्ट है। तो अच्छा वही तो समझ रहे थे ना, है कर लो। तो ये वाला आपका बेस्ट है ना, समझ में आया, ओके। अब आपके घर में कोई काम लग रहा है, मान लीजिए आपने 2 लेबर रखे अपने घर में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, 2 लेबर रखे अपने घर में काम करने के लिए। तो एक आदमी ने 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 500 लीटर पानी भर दिया। सपोज करिए पानी भरने के लिए आपको 2 लेबर की ज़रूरत थी, तो 1 घंटे में 500 लीटर एक आदमी भर देता है। ये वाला 1 घंटे में 100 लीटर ही भर पाता है। बताइए कौन बेस्ट है? कहेंगे सर ये बेस्ट है। कैसे निकाल रहे हैं आप, ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो कैलकुलेट कर रहे हैं पर टाइम के अकॉर्डिंग। अगर जो कम टाइम में बेस्ट वर्क कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो ज़्यादा टाइम में काम कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है ना। टाइम, अब जैसे मान लो कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, आप 2 घंटे में वही काम करते हो, दूसरा आदमी कोई नेक्स्ट बंदा है वो 1 घंटे में वही काम करता है, तो कौन बेस्ट है? दूसरा आदमी बेस्ट है। कहेंगे सर आई एम द बेस्ट, है ना। तो ये हमारा पावर का कॉन्सेप्ट है। तो पावर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मुझे साफ करना पड़ेगा। साफ करते हैं। कहेंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया है आज, है ना, तो क्या करें? तो ये करते हैं कि और आगे पढ़ते हैं। ये इतना हो गया सर, ठीक है ना। तो अब हमें समझना है कि जो पावर होती है वो कैसे काम करती है, ठीक है ना। पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि पावर कैसे निकालते हैं। 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास दिए हैं, पर यूनिट टाइम पर जो अच्छा वर्क करेगा उसकी पावर अच्छी होगी, ठीक है ना। तो पावर की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? पर यूनिट टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट जितनी वर्क करता है उसे हम उसकी पावर कहते हैं, या स्ट्रेंथ कहते हैं। तो सर अभी हम लोग तो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? तो पर यूनिट टाइम पर कोई चार्ज किसी भी सर्किट से
जितना वर्क डन करता है उसे हम उसका इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो P इज इक्वल टू हमारे पास हो गया, P इज इक्वल टू हो गया हमारे पास dW/dt या W/T। वी नो दैट W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, वी नो दैट W इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी, ठीक है ना। W इज इक्वल, अभी हम लोगों ने V क्यू प्रूव किया ना। देयरफॉर Q इज इक्वल टू IT, देन VIT अपॉन टी, टी से टी कट उड़ेगा, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा VI। एंड अगेन अप्लाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, है ना। देयरफॉर P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I स्क्वायर R। दिस इज योर फॉर्मूला, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फॉर्मूले में आइए, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई आर, देन P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। आपको इन दो फॉर्मूले को बहुत ध्यान से याद रखना है। कहेंगे क्यों याद रखना है, समझिए। यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर ये है P जो किसी सर्किट के अंदर प्रेजेंट, किसी भी सर्किट के अंदर प्रेजेंट रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट टाइम पर किसी सर्किट में प्रेजेंट रेजिस्टेंस में होने वाले एनर्जी लॉस को, एनर्जी लॉस किसके फॉर्म में होगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में होगा। जैसे आप सभी के घरों में बल्ब जलते हैं, वो सभी बल्ब में लगातार एनर्जी लॉस हो रही है क्योंकि उसमें हीट इफेक्ट है। आपके फ़ोन में अगर हीट आ रही है या हीट हो रहा है आपका फ़ोन अभी गर्मियों में, तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन की बैटरी या आपके फ़ोन का जो सिस्टम है वो लगातार एनर्जी लॉस कर रहा है। सोचिए ऐसा डिवाइस क्या हम लोग बना सकते हैं जिसमें एनर्जी लॉस ना हो। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, अगर हम किसी भी ऐसे मटेरियल को लें जिसमें टेम्परेचर को हम ज़ीरो कर सकें, और ऐसे कुछ है मटेरियल जिनमें हम टेम्परेचर को अप्रॉक्स ज़ीरो कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी मटेरियल अभी तक नहीं आया है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं सुपर कंडक्टिविटी में। इसके लिए आपको हायर क्लासेस में आना पड़ेगा, हायर क्लासेस में आपको ये सब समझ में आएगा। मेसनर ने इसके बारे में बहुत डीपली बताया है कि जब हम किसी भी ऐसे मेटल को लेते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। ये सब हम लोग बाद में कभी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये हमारे पास इतना आ गया, ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर आपने फॉर्मूला इसका मतलब तो होता है, नहीं बिल्कुल बता रहे, पेशेंस रखो मेरे लाभ। तो हमारे पास दो बल्ब है, मैं एक बल्ब गया लेने मार्केट में, ये बल्ब है हमारे पास, ठीक है ना। इस बल्ब के ऊपर यहाँ पे इसका होल्डर लगा दिया मैंने, होल्डर ऐसे करके लगा रहता है ना, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर लिखा रहता है 220W 110 वाट। इसका मतलब आपको आज तक शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको ये मतलब समझ में आ जाए। तो इसका मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इस वाले मीन से हमें एक्सप्लेन करना है कि इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले आप समझिए, जो यहाँ पर हमने पावर डिफाइन करी है, इस पावर का यूनिट क्या है, ठीक है। साथ में इस पावर का डायमेंशन क्या है यह भी समझना है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन के बारे में समझना है, ठीक है ना। तो इस पावर का, स्ट्रेंथ का यूनिट हो जाएगा आपका वॉट, ठीक है ना। या फिर इसका होता है जूल और इसका होता है सेकंड, जूल पर सेकंड। तो इसका हो जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है ना। वॉट इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ये आपका बेसिक फार्मूला है, ठीक है ना, इसका हो गया। अब जूल किस में रिप्रेजेंट रहता है ml2t-2 में इसकी डायमेंशन होती है, और सेकंड की हो गई टी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml2t-3। ये इसकी डायमेंशन है किसकी, पावर की। ये आपको याद रखना है, मात्रक आपको पता है, यूनिट पता चल गया आपको। जूल पर सेकंड होता है, वॉट होता है, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर। हालांकि इतना हमें डीपली नहीं निकालना है, ना ही डीपली का मतलब से डीपली है ही नहीं कुछ, इसमें क्या डीपली बताइए। V इज इक्वल टू जो पोटेंशियल होता है उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही तो होता है ना। I करंट एम्पियर होता है, तो वोल्ट का एम्पियर हो गया, लिख लीजिए। चलिए, कहेंगे सर आपने बताया नहीं, वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना। डायमेंशन मैंने आपको बता ही दी। यहाँ से भी निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर ओम, या ओम एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वोल्ट स्क्वायर पर ओम लिख सकते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो ऐसे आ गया इतना, ये आपको इतना क्लियर हो गया। आप समझिए कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, तो जो W लिखा हुआ है इसे हम वॉट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस बल्ब के अंदर एनर्जी लॉस पर सेकंड कितना हो रहा है, 110 वाट, ठीक है ना, पर सेकंड। तो इस वाले से हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये वाली वैल्यू किसकी है, तो ये वाली वैल्यू है सर P की, ये वाली सर वैल्यू है V की। यहाँ से R की वैल्यू निकाल लीजिए, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। Therefore R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। V कितना है, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 110, 0 से 0 उड़ेगा, 11 से गया 2, और ये कितना हो जाएगा 440। तो रेजिस्टेंस कितना आया, 440 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है ना।
आपके पास V दिया हुआ है, W दे दिया और R दे दिया। क्या सर यहाँ से आप इस सर्किट में जितनी करंट फ्लो हो रही है इस पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम लेकर के आए अपने घर के बल्ब में लगा दिया हमने, ये हमने इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है ना, ये हमने अपने घर के बल्ब में लगा दिया और इसको अपने AC वोल्ट में लगा दिया ऐसे करके। यहाँ 220 वोल्ट से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, इतना फ्लो हो रहा है। जैसे करंट फ्लो हो रही है तो इसके पास में इतना वोल्टेज है, तो इसमें जितनी भी करंट जाएगी क्या हम उसके लिए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है? 220 इज इक्वल टू आई इंटू 440, 0 कैंसिल, ये कटिंग हुआ, कितना बचेगा? 2। देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू आई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ये आपके बल्ब में जाने वाली करंट की वैल्यू है। क्या सर यहाँ से हीट निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी पर यूनिट टाइम पर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है इस वायर से, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू कितना है ये 440, तो यहाँ से कट करिए, यहाँ से कट करिए, यहाँ आ जाएगा 100, इससे से कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये आपका डिवाइड बाई 100, 10 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 100 और 100, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर दीजिए आप, यहाँ पे 10 दिया है तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 22, ठीक है, ये तो होगा ना, हाँ ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 110, इतना आ जाएगा आपके पास हीट, ये तो आएगा ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। पर यूनिट टाइम पे इतनी हीट इसमें से निकलेगी। आप चेक कर लीजिए, गुणा भाग कर लीजिएगा, थोड़ा गुणा भाग मुझे कम आता है, ठीक है, सभी को कम ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो इतना आपका ये हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी बल्ब के ऊपर अगर ये लिखा हो तो आप समझ जाइए कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है ना, उसके अंदर चीज़ें कैसे होंगी समझ लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने वॉट वाला इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होगी इतने वॉट पर 1 सेकंड में इतना हो जाएगा। बात समझ ना, आगे चलें अब। तो क्लियर हुआ, कुछ फॉर्मूले समझ में आया कहाँ से क्या आ गया। अभी इसके कुछ बेहतरीन सवाल भी हैं सर हमारे पास एग्ज़ाम में जो आते हैं। अब मान लीजिए आप गए और दीपावली का समय आ गया और आपको लेने जाना है झालर लेने जाना है। आगे के टाइम में इन फ्यूचर जब हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे तो उसमें क्या होगा, दीपावली में लोग इसी को समझ के ही चीज़ें खरीदेंगे है ना। और प्लस देखिएगा कुछ टाइम बाद ऐसा होगा इन फ्यूचर में कि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आई थिंक वहाँ पर इन सभी चीज़ों के इफ़ेक्ट्स को निगलेक्ट करने वाले डिवाइसेस बनाए जाएंगे। जैसे आपका ये जो मैंने बताया ना अभी सुपर कंडक्टर का यूज़ करके, तो सुपर कंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं बताइए, पता है कुछ? सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें कितना भी रेजिस्टेंस आप कितनी भी करंट फ्लो कर दीजिए उसमें हीट 0 रहती है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस अप्रॉक्स 0 रहता है, ठीक है ना। अब ये समझिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। अब हमारे पास दिया हुआ है एक ऐसा सिस्टम जिसमें, हाँ हम लोग की बात कहाँ चल रही थी, सपोज करिए, क्या सपोज करना, तो सपोज करिए कि आप दीपावली है, ठीक है ना, और आपको लानी है बेहतरीन झालर, क्योंकि आपको अपने घर को सुंदर तरीके से सजाना है, बेहतरीन तरीके से सजाना है आपको। तो आप झालर लेने गए, बहुत सारे बल्ब देखे आपने और बहुत सारे CFLs देखे, ऐसे करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे आपने। तो आप लेकर के तो आ गए पर आपने उसमें साइंस का फंडा अप्लाई नहीं किया। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है, क्या जब हम किसी भी सर्किट में करंट अप्लाई करते हैं और वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, कितने करंट पे क्या होता है, कुछ समझ में आता है आप लोगों को? सपोज करिए कि आपकी बॉडी में एक करंट फ्लो कर दी गई है अप्रॉक्स 50 मिली से लेकर के 80 मिली के अप्रॉक्सीमेट, तो क्या होगा आपको? तेज झंझनाहट लगेगी, है ना, तेज झंझनाहट लगेगी कि हंसी आएगी। बताइए, अगर आपको एक वायर दिया गया, उस वायर को आगे इसको टच करिए, तो आपने टच किया, टच करने पे आपको कैसा फील होगा? और वो जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंप्लीट है, आपने उसको टच किया, क्या आप दांत निकालने लगेंगे? नहीं ना। क्या आपको कैसा फील होगा? ऑप्शन एक बड़े से क्वेश्चन में पढ़ रहा था अभी जल्दी में, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को टच कर लेते हैं तो आपको कैसा लगेगा। ऑप्शन थे हंसने लगेंगे, रोने लगेंगे, या उत्तेजित हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, या फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो बाबा हैं। तो उसका आंसर मैं पढ़ के थोड़ा सा डेस्परेट हो गया कि उसमें लिखा था उत्तेजित हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, है ना। क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी में वो करंट फ्लो हो जाएगी। अब वो करंट की वैल्यू बहुत कम थी, इसलिए हम लोग उसमें लिखा हुआ था कि एक्साइट हो जाएगा। तो अगर सोचो कि एक 80 मिली एम्पियर की 80 मिली एम्पियर की करंट हिमांशु तुमको लगा दी जाए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? तो तुम समझ सकती होगी कि तुम्हें कितना अच्छा लगने वाला है ना। तो तुम क्या करोगी? 80 मिली एम्पियर की करंट हिमांशु तुमको लगा दी जाए एक टाइम पर, तो तुम तो ऐसे ऐसे हिलने लगोगी, है ना, तो तुम फिर रेल को पकड़ लोगी।
रियल को पकड़ने के बाद में रियल फिर विदेशी को पकड़ लेंगी, ऐसे करके सभी एक चैन बना लोगे ना, पर होगा कुछ नहीं उसमें। जैसे मूवीज़ में देखते हो ना, वैसा वाला एक्शन वाला सीन बन जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो इस टाइप में ये याद रखो कि 75 मिली एम्पियर से अप्रॉक्सीमेट आसपास की करंट हमारी बॉडी में ऑलवेज फ्लो करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट 50 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो होने पर वो जल जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये भी याद रखो कि कितनी एम्पियर पर हमारी बॉडी में, या ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर हमारी बॉडी में करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज भी आ रहा है, सपोज करो, तो किससे हमारी डेथ हो सकती है? तो वोल्टेज से या करंट से? तो वोल्टेज से डेथ नहीं हो सकती, बट करंट से डेथ जरूर हो जाएगी, क्योंकि डेथ वोल्टेज की वजह से ही करंट हमारे बॉडी में आ रही है। तो किसकी वजह से डेथ हो सकती है? तो करंट की वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी चीज़ों की। तो हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, हम गए मार्केट से बल्ब लेके आए बहुत सारे, और उन सही बल्ब पे बहुत से बड़े डिज़ाइन लिखे हुए थे। अब मैं बनाता हूँ, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, और ये तीसरा बल्ब है, ठीक है ना। ये 3 बल्ब हो गए। इन 3 बल्ब को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा दिया, ठीक है ना। एक दूसरा सर्किट बनाया हमने, ये एक बल्ब हो गया, एक ही दूसरा बल्ब हो गया, और ये एक तीसरा बल्ब हो गया। सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना, कौन सा सीक्वेंस में जोड़ा गया है? ये हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पर हमने पोटेंशियल लगा दिया। तो देखिए, जब हमने यहाँ पर पोटेंशियल लगाया 220 वोल्ट का, ठीक है ना, 200 ले लेते हैं, 200 यहाँ पे ले लेते हैं 400 वोल्ट, ठीक है ना। इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 वॉट, इसके ऊपर लिखा हुआ है 40, इसके ऊपर लिखा हुआ है 100, 50 कर लीजिए इसको, 50, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 और 50 एंड 100। तो सबसे पहले आप समझिए कि जब इस वाले सर्किट में करंट का फ्लो होगा, ठीक है, इससे हम जाएंगे तो इसके वाले पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा, और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा। ये आपको पता है, बचपन से आप जानते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस का V3, ठीक है ना। इस वाले सर्किट में आ जाइए। मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ? मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर P1 पावर का कोई बल्ब हो, यहाँ पर P2 पावर का कोई बल्ब हो, यहाँ पर P3 पावर का बल्ब हो, उसे सीरीज़ में जोड़ने पर उसका नेट जो टोटल इसके पास में पावर आएगी वो कितनी होगी, और अगर उसे पैरेलल में ऐड करेंगे तो उसके पास में कितनी टोटल पावर होगी, ये बताना है हमको, ठीक है ना। ये पहला फॉर्म हो गया। इस वाले फॉर्म को देख के सोचिए, तो यहाँ पर देखिए, ये वाले पॉइंट पर आकर के जंक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर करंट जाएगा, यहाँ पर करंट जाएगा, यहाँ पे करंट जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज भी जाएगा। तो चार्ज के लिए लेते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस का Q3, ये हो गया। या करंट के लिए ले लीजिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस का I3। ये हमारा पैरेलल सीक्वेंस है, पैरेलल सीक्वेंस है। हमारे पास कई फॉर्मूले, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है? ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब वोल्टेज कांस्टेंट हो। जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो देखो यहाँ पर सब जगह पर 400 वोल्ट है, सभी जगह पर, क्योंकि सीरीज पैरेलल है ये। तो यहाँ पर वोल्टेज V है, यहाँ पर भी वोल्टेज V है, यहाँ पर भी वोल्टेज V है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा आपके पास में कि अगर ऐसा कुछ फॉर्म आया है हमारे पास में, तो इस सर्किट में जो बल्ब दिए हुए हैं, क्या आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा P प्रोपोर्शनल टू 1/R। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके पास में पावर ज़्यादा होगी। पावर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसके पास में साइनिंग ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम साइन कौन सा करने वाला है बताइए? देखिए, सबसे कम यही है, तो सबसे ज़्यादा साइन यही करेगा, मैक्सिमम साइन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये वाला बल्ब जो है मैक्सिमम साइन करेगा। कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान समझना, मैक्सिमम साइन करेगा ये वाला बल्ब, और ये वाला मिनिमम साइन करेगा, मिनिमम साइन, ठीक है ना। पावर किसके पास ज़्यादा है? देखिए, पावर और साइनिंग में डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो नेट पावर होगा, नेट पावर P इज इक्वल टू आ जाएगा P1 प्लस का P2 प्लस का P3। ये आपका नेट पावर आएगा, नेट पावर आपका P1 प्लस P2 प्लस P3। ये इतना हो गया। ये साइन ऐसे कर रहा है। इस वाले फॉर्मूले में आ जाइए। यहाँ पर जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपके पास फॉर्मूला P इज इक्वल टू ये वाला होता है ना, P इज इक्वल टू होता है VI। यहाँ लिखता हूँ, P इज इक्वल टू होता है VI, V इज इक्वल टू I स्क्वायर R। होता ही नहीं होता है। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ इस्तेमाल करना है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। यहाँ पर देखो I कांस्टेंट है कि नहीं है? I कांस्टेंट है। सर्किट में सभी जगह पर I इक्वल है। यहाँ पर जितनी I जाएगी, जितनी करंट यहाँ पर फ्लो होगी, उतनी करंट यहाँ पर फ्लो होगी, उतनी ही करंट यहाँ पर फ्लो होगी। सभी करंट इक्वल है, सभी करंट इक्वल है, सभी
इसमें यहाँ से मान लीजिए हमने 100 लीटर पानी हमने यहाँ से भेजा, 100 लीटर वाटर, तो 100 लीटर यहाँ से होता हुआ, फिर यहाँ से होता हुआ, फिर यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ तक आ जाएगा। पर अगर 100 लीटर पानी हम यहाँ डाल रहे थे तो 100 लीटर यहाँ गया 33.3, 33.3, 33.3, 33.3, 33.3, 33.3, ऐसे डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे डिवाइड हुआ और ऐसे यहाँ पर हुआ। तो समझ में आया ना, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहाँ पर करंट सेम है, यहाँ पर वोल्टेज सेम था, यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए हमने ये वाला सिस्टम अपनाया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिसके पास में ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी उसके पास में साइनिंग ज़्यादा होगी, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनेगा 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस का 1/P2 प्लस का 1/P3, ये बनेगा, ठीक है ना। 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, इतना बनेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम साइन कौन करेगा, जिसके पास में मैक्सिमम वो होगा, पावर होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम साइन ये करेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम साइन। ये क्या करेगा, मिनिमम साइन, ठीक है। तो अब इसे कॉन्सेप्ट में कैसे लिखें, तो ऐसे लिखो, जब किसी भी डिफरेंट वॉट्स के या डिफरेंट पावर के बल्ब हम लेकर के आते हैं, या कोई सर्किट या कोई भी डिवाइस लेकर के आते हैं जिनमें ऐसा कुछ दिया होता है, जैसे मान लो कम, तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा P1, P2, P3 ऐसे दिया हुआ है। अब लिखेंगे साइनिंग इफेक्ट, ठीक है, इन सीरीज है, और इन पैरेलल मीन्स पैरेलल में कैसे साइन होगा और सीरीज में कैसे साइन होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 3 बल्ब आपको हमने दे दिए, ठीक है, एक का पावर 25 है, एक का 50 वाट है, एक का 100 वाट है। बताइए इनको सीरीज़ में जोड़ने पर कौन सा बल्ब मैक्सिमम साइन करेगा, सीरीज़ में जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ दिया हमने, पैरेलल जोड़ने पर क्या हुआ है, पैरेलल जोड़ने पर इसका वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। वोल्टेज कांस्टेंट होने की वजह से P प्रोपोर्शनल टू 1/R आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक्शन होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें पावर ज़्यादा, ठीक है। कहेंगे सर ये कैसे हो गया, यहाँ तो पावर 25 ही दी हुई है। तो सोचिए इसको उल्टा कर दीजिए, R इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू 1/P। अब ये कम है तो ये ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये ज़्यादा है तो H इज इक्वल टू I² RT होता है कि नहीं होता है। तो R ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। क्लियर होगा कुछ मतलब, ठीक है ना। तो ये इसमें हो गया सीरीज़ में और पैरेलल में। पैरेलल में P1 P3 सबसे कम है, ठीक है ना, P3 सबसे कम है, नहीं उल्टा मैंने मारी, सॉरी। P3 कितना है, 100 है कि नहीं है, और P2 कितना है, P2 आपका 50, और P1 कितना है, 25। तो ये ऐसा है कि नहीं है, देखो 100 वाट, 50 वाट, 25 वाट। तो ये हमने P3 ज़्यादा है, तो सीरीज़ में पैरेलल में कौन सबसे ज़्यादा साइन करेगा, सबसे ज़्यादा साइन कौन कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा साइन कर रहा है P1 वाला। तो मैक्सिमम साइन कौन करेगा, पैरेलल में P1 साइन करेगा, फिर P2 साइन करेगा, फिर P3 साइन करेगा। P साइन लिखना ना, तो मैं लिखता हूँ साइन P1, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइनिंग इन सीरीज है ना, साइनिंग इन पैरेलल, ठीक है ना, सही से लिख लेना आप लोग। तो पैरेलल में कौन साइन करेगा, पैरेलल में कर रहा है P1, जिसका जो पावर है उससे कम दिया होगा, तो P1 मैक्सिमम, P2 फिर P3। इसमें उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, इसमें हो जाएगा P1 P2 एंड P3। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत है। दोनों फॉर्मूले लिखने हैं, ये भी लिखना है। अब आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको साफ करता हूँ तो सबको अच्छे से समझाता हूँ, फिर एक चीज़ और कुछ। ओके, चलिए अभी रेजिस्टेंस रह गया हम लोग का। रेजिस्टेंस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कुछ लोग कमू बन जाएगा, है कि नहीं, और कुछ लोग जीभ लपलपाने लगेंगे। तो ये हमारा इतना हो गया सर। ये इतना होने के बाद में अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़े से इजी क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, हलवा टाइप के, और फटाफट कर लेंगे आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे कर लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है पुन्नू सा बना के। 2 बल्ब हैं जिन पर पावर P1 है और एक पावर P2 है, दोनों को सीरीज़ में जोड़ा गया है। नेट पावर कंज्यूम कितना होगा ये बताना है। नेट पावर कंज्यूम दोनों सीरीज़ में जोड़े गए हैं, तो 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस का 1/P2। अब इनके अगर पावर दिए होते तो क्या करते, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस थे, मतलब मान लीजिए ऐसे करके, इस पर 30 वाट था, इस पर 90 वाट था, ठीक है, इस पर 90 वाट था। टोटल कंज्यूमिंग कितनी हो जाएगी, 1/P इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/90, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 and 4 4/90,
तो ये कितना हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू हो जाएगा 90/4, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही दो बल्ब दिए हुए हैं जिन पर पावर P1 P2 दिया हुआ है और उन्हें पैरेलल ऐड कर दिया गया है, तो उनके पास में नेट पावर कितनी हो जाएगी, ऐसे करके अगर हम इनको पैरेलल जोड़ेंगे तो ये हमारे पैरेलल हो गए, ये हमारे बल्ब जो है पैरेलल हो गए, ठीक है। इनको पैरेलल ऐड कर दिया तीन को, तो ये P1 है, ये P2 है और ये P3। ये मैं आपको बता चुका हूँ, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस का P3 ये होता है, ठीक है ना। अब आपके पास में एक छोटा सा फॉर्मूला होगा, आपको याद होगा, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, देयरफॉर dq इज इक्वल टू I dt। एक सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, इस रेजिस्टेंस में जो I का चेंजेस है वो कुछ इस तरह से 2t स्क्वायर प्लस का 4t चेंज हो रहा है, इस तरह से 2t स्क्वायर प्लस 4t चेंज हो रहा है, 2t स्क्वायर नहीं at स्क्वायर माइनस का bt क्यूब, at माइनस का bt क्यूब। इस हिसाब से इस रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस दिया है, इसको हमने एक वोल्टेज से जोड़ दिया है, इसमें ऐसे चेंज हो रहा है। इस सर्किट में बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा हमें ये बताना है, ठीक है। कितने सेकंड पर मैक्सिमम होगा, कितने पे मिनिमम होगा, ये सब बताना है। तो आई डी क्यू इज इक्वल टू आई कितना दिया है ए टी माइनस का बी टी क्यूब, ये हो जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से लेकर क्यू तक और 0 से लेकर के 3 सेकंड में, यहाँ पे 3 सेकंड में बताना है कितना चार्ज फ्लो होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का बी टी 4/4, लिमिट रख दीजिए 0 से लेकर के 3 तक। Q इज इक्वल टू कितना अपर लिमिट रखेंगे तो 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा a इंटू 3 हो जाएगा 9/2 माइनस का ये हो जाएगा b इंटू कितना हो जाएगा 4 9 27 81 81 है ना बाई 4, ये आपका हो जाएगा। और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 9a/2 माइनस का 81b/4, ये आपका आ जाएगा Q, ये आपका आ जाएगा Q, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा Q। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, मीन्स 1 वोल्ट यहाँ अप्लाई किया गया था, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। वी कितना है 1 इंटू क्यू कितना आ रहा है इतना, ठीक है। Q 9a/2 माइनस का 81b/4, ये आपका आ जाएगा वर्क डन, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा वर्क डन। ऐसे करके छोटे छोटे से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू दिया है 2a माइनस का 3b t, ठीक है ना। मान लीजिए Q ऐसे चेंज हो रहा है डी क्यू 2at स्क्वायर माइनस का 6bt क्यूब, ये Q दिया हुआ है। किसी भी सर्किट में एक रेजिस्टेंस दिया है, उस रेजिस्टेंस में Q की वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है t इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा d अपॉन डी टी एंड Q, ये हो गया Q की वैल्यू लिख दीजिए d अपॉन डी टी। Q कितना है हमारे पास में, इतना है कि नहीं है 2at माइनस का d अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है 6bt क्यूब, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2a माइनस का ये हो जाएगा 618bt स्क्वायर इज इक्वल टू I। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, t इज इक्वल टू 0 पर I कितना है 2a है कि नहीं है, और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड में कितना आएगा, इतना आएगा। तो यहाँ पर I की वैल्यू इतनी आ रही है, I की वैल्यू इतनी आ रही है सर, इसको साफ करना पड़ेगा मुझे। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के लिए फाइंड करना होता थोड़ा इजी हो जाता, ये अभी थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसे कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे सवाल देंगे डिफरेंशिएशन के, अब तो सेकंडों में कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया I इज इक्वल टू 2a माइनस का 18bt स्क्वायर, ठीक है ना। अब सपोज करो कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे हमें पता करना होता है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू 0 पे कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गई 1। अगर इस वैल्यू पर हमें हीट इफेक्ट निकालना होता तो क्या करते हैं, तो हमें पता है h इज इक्वल टू एंड t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो निकाला नहीं हमने 1 सेकंड पे, है ना। 1 सेकंड पे हो जाता कितना, ये आ जाता 1 सेकंड पे आता कितना, I इज इक्वल टू 2a माइनस का 18b, तो h इज इक्वल टू I स्क्वायर r dt, ये होता नहीं होता है dh स्मॉल हीट चेंज। तो I कितना है हमारे पास 2a है, तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर r dt dh, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 से ले लीजिए, कहाँ तक है 1 सेकंड तक, तो 0 से लेकर के h, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक, ये कितना हो जाएगा आपका, सब तो कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट 4a स्क्वायर r आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t, रखेंगे 0 से लेकर 1, तो ये आपका हीट कितना आएगा 4a स्क्वायर r, ये पहला आ गया।
t इज इक्वल टू 1 सेकंड, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे जब आएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, इससे आएगी ये वाली वैल्यू। तो h इज इक्वल टू डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक कितना है 2a माइनस 18b का होल स्क्वायर r dt। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा हमारा कितना r 2a माइनस 18b का होल स्क्वायर इंटू टी, टी इज टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी r इंटू 2a माइनस 18b। ऐसे करके कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर ये क्यू दिया हुआ है, अगर ये चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये चार्ज दिया हुआ है तो करंट की वैल्यू ये होती है कि नहीं होती बताइए, करंट की वैल्यू ये होती है ना। अब कुछ डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको वैल्यू समझ में आएगी कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर कैसे रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सारी वैल्यू समझ में आएगी भी आपको अच्छी तरह से। ये हमारा इतना हुआ है भाई। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमें ये सब चीज़ें समझ में आई नहीं। सपोज करो कई फॉर्मूले बना रहा हूँ आपके साथ एक साथ, है ना। I इज इक्वल टू होता है d अपॉन डी टी इंटू क्यू। यहाँ पर q की वैल्यू दी हुई होगी, q की वैल्यू d के फॉर्म में दी होगी। मान लीजिए q इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस का 4t ऐसे दिया हुआ है, और लिमिट दे देगा, बोलेगा i की वैल्यू बता दो, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना d अपॉन डी टी एंड 2t स्क्वायर प्लस का 4t। आपके लिए होमवर्क करके लाइएगा, i निकालिए। कितने पे निकालना है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालना है। 3 सेकंड में कितनी करंट फ्लो होगी ये बताना है आपको, ठीक है ना। अब आइए दूसरे फॉर्म पे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू डी क्यू, होता है कि नहीं होता है। अगर पोटेंशियल जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, पोटेंशियल 2/3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के फॉर्म में चेंज हो रहा हो, ठीक है, देन v इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। ये हो गया हमारे पास, v कितना है, v हमारे पास दिया 2/3 क्यू स्क्वायर प्लस का q, ये हो गया हमारा डी क्यू। बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के w तक, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ करना है, यहाँ से हमें करना है 0 से लेकर के 1 वोल्ट तक। तो 0 से लेकर 1 तक कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा, w इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2/3 क्यू स्क्वायर डी क्यू, ये हो गया 1 0 से लेकर के 1 तक, प्लस का क्यू डी क्यू, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 वोल्ट तक, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर आ जाएगा क्यू क्यूब बाई 3, यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दीजिए, बस आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क करना है। फिर आता है डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो तरीके से फॉर्म बन सकता है, कि डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब ये आई स्क्वायर आर आपको अगर याद होगा तो पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी था कि नहीं था, था। तो यहाँ पर h का फॉर्म कैसे चेंज होगा ये हम बता सकते हैं, या फिर सीधे सीधे लिख सकते हैं कि डी टी आई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी, ये दिया हुआ है, इस फॉर्म में चेंज हो रहा है। और 0 से लेकर के 3 सेकंड के बीच में हमें टोटल हीट जितनी प्रोड्यूस हुई वो निकालना है। तो 0 से लेकर के h तक यहाँ जाएंगे, 0 से लेकर के 3 यहाँ जाएंगे, और i इतना दिया हुआ तो हो जाएगा a माइनस बी टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा r, ये हो जाएगा हमारा डी टी। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मैं सॉल्व बता दे रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा h इज इक्वल टू, यहाँ पर r बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, इनटू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b टी स्क्वायर माइनस का 2ab टी, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3, ये हो जाएगा हमारा dt, ये आ गया हमारा इतना। यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा a स्क्वायर t प्लस का b टी क्यूब बाई 3 माइनस का 2ab टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 से लेकर के कितनी 3। अब आपको ये लिमिट रखनी है और होमवर्क करना है। ये होमवर्क करके इन सभी के आंसर को इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना है, ठीक है ना। और परेशान नहीं होना है, रिलैक्स से पढ़ो, कई बार पढ़ो, दिक्कत लग रही है एक वीडियो कई बार देखो, ठीक है ना। टेंशन मत लो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है कमेंट करो। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।